हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN मीन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी वो बच्चे जिनको विशेष केयर की जरूरत पड़ती है, वो विशेष देखरेख की जरूरत पड़ती है, उन बच्चों के बारे में बात करेंगे कि फिजिकल एजुकेशन में उन बच्चों को किस तरह से देखरेख करके और उनको हम अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकें, उनकी वृद्धि विकास सीखने की प्रक्रिया उसमें थोड़ा सहायता कर सकें। बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, यानी डिसेबिलिटी क्या है और डिसऑर्डर क्या है। डिसेबिलिटी दैट मीन फिजिकली चैलेंज लोग, जिनको हाथ में प्रॉब्लम होती है, पैर में प्रॉब्लम होती है, देखने की प्रॉब्लम है, सुनने की असमता है। डिसऑर्डर संबंधित है मानसिक रोग, यानी उनके मस्तिष्क की कोई समस्या। तो पहले हम बात करेंगे डिसेबिलिटी की, कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। असक्षम लोग जो सामान्य व्यक्तियों की तरह से कार्य नहीं कर पाते या सक्षम नहीं होते, जिनको सुनने में, देखने में, चलने में असुविधा का सामना करना पड़ता है, वो डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। डिसऑर्डर अभी मैंने जैसे बताया कि मानसिक असमता, यानी रोग है ये मानसिक असमता। हम डिसऑर्डर एक रोग से संबंधित है कि उस व्यक्ति को शुरू में कुछ लक्षण दिखाई देंगे जिससे कि हम अगर महसूस कर सकते हैं पेरेंट्स, टीचर, तो उसका सही ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर लंबे समय तक वो प्रॉब्लम रही तो वो व्यक्ति फिर मानसिक रोगी हो सकता है, उसको अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी असमता के प्रकार, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी। अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, नर्व से संबंधित। तो इसमें संज्ञानात्मक डिसेबिलिटी भी बोल सकते हैं इसमें, तो मानसिक विकार की श्रेणी में आता है ये। इसमें नर्व सिस्टम से संबंधित है, इसके कारण व्यक्ति की किसी भी बात को ध्यान में नहीं रख सकता, जिसके कारण व्यक्ति को सीखने में, बोलने में, याद रखने में समस्या का सामना करना पड़ता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को याद रखने की क्षमता, चिंता संबंधी विकार, मनोविकार, नकारात्मक भाव, ये देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कोज ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के किस कारण से। तो सबसे पहले जो कारण है वो अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण यानी माता पिता से इस तरह की दिक्कतें कई बार आ जाती हैं। इसके अलावा ट्यूमर, हेड इंजरी, शॉक, इन्फेक्शन, हार्मफुल ब्रेन न्यूट्रोक्सिन्स, तो ये सभी समस्या इस कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के लिए जिम्मेदार है। अब इसमें हम बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो इसमें पहला है मेमोरी डिसऑर्डर, यानी याद रखने की क्षमता की कमी, और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति अगर उन लंबे समय तक ध्यान न दिया जाए तो वह निराश हो जाता है, उन व्यक्तियों पर ध्यान नहीं देंगे तो निराश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति लंबे समय तक किसी से बात करने में या किसी कार्य को करने में लगातार सक्षम नहीं होते। नेक्स्ट है डायलेक्सिया। इसमें संज्ञानात्मक असमता होती है, उन लोगों को पढ़ने में, लिखने में, याद करने में, बोलने में कठिनाई महसूस होती है। तो ये डायलेक्सिया के सिम्टम्स हैं। अब हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बौद्धिक असमता के अंतर्गत आता है। तो इसमें एक प्रकार की मानसिक विकलांगता है जो कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। इसमें व्यक्ति की दैनिक कार्यों करने की क्षमता में कमी आ जाती है। 18 वर्ष की उम्र में उत्पन्न होती है अधिकतर ये समस्या। बौद्धिक अक्षमता की स्थिति
व्यक्ति अपने विचारों को याद रखने, समझने और समस्या का हल अच्छी प्रकार से नहीं कर पाता। यानी छोटी से छोटी समस्या है उसका भी वो समाधान नहीं कर पाता है। अब इसके मैं आपको कारण बताऊंगा कि किस कारण से ये प्रॉब्लम आती है। जेनेटिक रीजन आनुवांशिक कारण है जो माता पिता से हमें संतान तक पहुंचते हैं। इसके बाद गर्भावस्था के दौरान समस्या, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो अगर माँ किसी भी नशे का सेवन करती है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, धूम्रपान है, तो उनके जन्म के बाद उस तरह के बच्चों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जन्म के समय की समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम ऑफ बर्थ, तो इसमें जन्म के समय बच्चे को समस्या का सामना करना पड़ता है। उसका वजन कम हो सकता है, जन्म की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन की कमी जन्म से बौद्धिक अक्षमता के कारण हो सकती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम आफ्टर बर्थ यानी जन्म के बाद की समस्याएं। बचपन की बीमारियां जैसे कि काली खांसी, चिकन पॉक्स, खसरा इत्यादि की समस्याएं उसको आ सकती हैं। उसके बाद है पॉवर्टी एंड कल्चरल डिप्रेशन, तो इसमें गरीबी और सांस्कृतिक अभाव। हम समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जो ऐसे वातावरण में रहते हैं कि अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, उनको भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुपोषण, बीमारी, पर्यावरणीय समस्याएं, इस तरह की उनको समस्या इस रोगी के लिए हम कहेंगे सिम्टम्स पैदा करती है, ऐसे कारण पैदा करती है। अब नेक्स्ट है फिजिकल डिसेबिलिटी यानी शारीरिक असमता। शारीरिक असमता के अंतर्गत विकलांगता मुख्यतः हाथों का जन्म से भी हो सकती है और बाद में भी यानी किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकती है। तो उसमें डिसेबिलिटी ऑफ बैकबोन यानी कमर से संबंधित, जैसे काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, हेड इंजरी यानी सिर में चोट लगने के कारण भी समस्या आ सकती है। हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी सुनने की असमता भी हो सकती है। विजन यानी देखने में भी असक्षम लोग। तो आपने ऐसे बसों में, ट्रेन में ये लिखा हुआ देखा होगा बस कि ये सीटें विकलांग लोगों के लिए आरक्षित हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी सरकार भी अब इस तरह के असक्षम लोगों के लिए उनके लिए रिजर्वेशन देती है, जिससे कि उन लोगों को जॉब्स में, ट्रेन में आने जाने में, हर तरह की जो भी सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं उनमें उनके लिए कुछ अलग से कोटा उनका रिजर्व करती है, जिससे कि उन लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो अब उनको एक नया नाम दिया है, दिव्यांग के नाम से उन लोगों को जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, कारण क्या है। तो मुख्यतः आनुवांशिक कारण, जेनेटिक, हेरिडिटिकली यानी जो माता पिता से कई बार, जैसे अभी लास्ट टाइम हमारी भारत सरकार ने एक पोलियो उन्मूलन अभियान चलाया था। तो पोलियो उन्मूलन अभियान के अंतर्गत वे व्यक्ति जिनके परिवारों में पोलियो से संबंधित रोगी या होते थे, बच्चे उत्पन्न होते थे, पोलियो से ग्रस्त होते थे बाई बर्थ ही, तो वो ठीक हो गए। तो आनुवांशिक कारण एक जो था भारत में वो अब काफ़ी ठीक हो गया। अब आनुवांशिकता की कमी के कारण इस तरह की रोगी जन्म नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट इस चीज़ के लिए दोषी है, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो लोगों का स्वास्थ्य सही रहेगा, वो स्वस्थ रहेंगे। और अगर इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होगा, प्रॉब्लम आएगी, तो लोगों को शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद है लाइफस्टाइल, हमारा जीवन जीने का तरीका, मॉडर्न लाइफस्टाइल, चेंजिंग ईटिंग हैबिट। तो हमारी जो खाने की आदतें हैं उसके कारण हमारी स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ओबेसिटी है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और ये वेरियस डिसेबिलिटीज़ उत्पन्न होती हैं इसके कारण। इसके बाद है लाइफस्टाइल
केयरलेसनेस ड्यूरिंग डिलीवरी, यूज ऑफ ड्रग्स, तो पैरालाइज ड्यू टू ब्रेन इंजरी, पोलियो, लूजिंग ऑफ लिम्स, एक्सीडेंट, अंडर डेवलप्ड बॉडी ऑर्गन्स, तो ये सभी इसके कॉजेज हैं। यही दोबारा से फिर वही जेनेटिक कॉज, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, तो ये सभी इलनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, पुअर्टी, इन्फेक्शन डिजीज, ये सभी इसके कॉजेज। अब हम नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, तो नेचर ऑफ डिसेबिलिटी में इनका जीवन बिताना, ये ऐसे लोग इस तरह का जीवन बिताना तो नहीं चाहते, लेकिन किसी तरह की समस्याएं अगर हो जाएं तो समाज में ऐसे लोगों को तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। तिरस्कार में लोग हे दृष्टि से देखते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनको समस्या का सामना आए दिन करना पड़ता है। लेकिन अगर उनकी सही देखरेख हो, सही परवरिश हो, लोगों का सहयोग मिले, परिवार का सहयोग मिले, समाज और स्कूल का सहयोग मिले, तो ये लोग भी अपने जीवन को दूसरों के भरोसे नहीं जी करके स्वयं अपना बोझ उठा सकते हैं, स्वयं अपना कार्य कर सकते हैं। तो अगर सभी लोग इनको सहयोग करें, समाज, परिवार, संस्था, स्कूल, तो ये भी समाज का एक हिस्सा है और अच्छे से खुशहाली पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ डिसऑर्डर, कॉज एंड नेचर। अब इसमें देखेंगे कि डिसऑर्डर क्या है, मानसिक असमताओं से संबंधित प्रॉब्लम्स, बीमारियां। तो इसमें ADHD, SPD, ASD, ODD और OCD, इस तरह के क्वेश्चंस ये हमारे एग्जाम में, मेन एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि ये 5 हमारे टॉपिक्स ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD दिए हैं, इनमें से इसके कारण भी पूछे जा सकते हैं, कॉजेज भी, और इनके सिम्टम्स, और ये क्वेश्चन मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। तो एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें व्यक्ति डरा हुआ रहता है, टेंशन में रहता है। अब इसके 2 पार्ट हैं, डिप्रेस्ड यानी तनाव में, चिंता में रहता है, साइकोमेटिक, इसमें भी चिंताग्रस्त रहता है, तनाव में रहता है। दूसरा है डिसोसिएट डिसऑर्डर, इसमें व्यक्ति एक्सीडेंट के कारण उसकी याददाश्त चली जाती है, तो इस तरह की समस्याओं का, मेमोरी लॉस का उसको सामना करना पड़ता है। वो एक पिछली घटनाओं को और जो बाद में घटनाएं हुई उनको जोड़ नहीं पाता, उनमें आपस में तालमेल नहीं कर। नेरोटिक डिसऑर्डर, इस तरह की सपनों की दुनिया में वो व्यक्ति रहने लगता है, वो इमेजिन करने लगता है, सोचने लगता है, वो सब बातें जो संभव नहीं है उनके बारे में विजुअलाइज करने लगता है। इसके बाद है इंडिविजुअल डिसऑर्डर। इंडिविजुअल डिसऑर्डर में सभी तरह की समस्याएं, यानी अलग अलग प्रकार की कई तरह की समस्याएं उसको सामना करना पड़ता है। जैसे व्यवहार में बदलाव आ जाता है, वो कभी डरने लगता है, कभी चिंतित होने लगता है, कभी क्रोध में आ जाता है, सहयोग नहीं करता, तो ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब इसके कारण क्या है, वही है जैसे मैंने पहले बताया था, जेनेटिक रीजन सबसे मुख्य है, फिर उसके बाद फिजिकल चेंज, कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह का जो यूज़ करते हैं, साइकोलॉजिकल रीजन भी इसमें हो सकते हैं। अब जो टाइप ऑफ डिसऑर्डर, इसमें ADHD, डिफीट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अब इसमें ज़्यादातर ये समस्या लड़कों में पाई जाती है, मेनली मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें एकाग्रता की कमी, बार बार गलतियाँ करना, एक जगह पर न बैठना, बिना सोचे समझे कार्य करना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रखना, आत्म केंद्रित व्यवहार, दिन में सपने देखना, यानी वो सब चीज़ें जो पॉसिबल नहीं है वो सब चीज़ें करना। तो इसके सिम्टम्स क्या है ये मैंने आपको बताया। अब कॉजेज का कारण क्या है, अनुवांशिक कारण है, मोस्टली इसमें अनुवांशिकता ही ज़्यादा दिक्कत देती है। इसके बाद मस्तिष्क की कमी, यानी कई बार बच्चे के मस्तिष्क में कोई अवधान पहुंच जाता है, चोट के कारण है या और दूसरी समस्याएं हैं, उसके कारण भी समस्या आ सकती है। समय से पूर्व जन्म बच्चे का,
कई प्रकार की क्रियात्मक समस्या भी उसको होती है। मादक पदार्थों के सेवन के कारण भी ये समस्या आ सकती है। अब इसके बाद है SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो इसमें व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे उसकी शारीरिक जो रचना है वो खराब स्थिति हो जाती है, धीमी शारीरिक वृद्धि होती है, ग्रोथ उसकी रुक जाती है, नींद नहीं आती, समाज से कटा कटा रहता है, किसी आवाज़ के प्रति डर हो जाता है, अचानक से उसको डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, रचनात्मक खेलों में शामिल नहीं हो पाता, ऐसे यानी सामान्य बच्चों जैसा उसका व्यवहार नहीं रहता, आक्रामक व्यवहार होता है, अचानक से झगड़ा करने के लिए तत्पर हो जाता है, चिंतित रहता है, अवसादग्रस्त रहता है। अब इसके कारण क्या है? कारण फिर वही है, जेनेटिक कोज, वंशानुगत, उसके बाद जन्म के समय वजन में कमी, असाधारण मस्तिष्क यानी उसके मस्तिष्क में कुछ ऐसे केमिकल्स की कमी या हम कहेंगे डिसबैलेंस, जिसके कारण उसको समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरा है खराब वातावरण, उसकी जो परवरिश है, पालन पोषण है, ऐसे खराब वातावरण में हुआ जिसके कारण उसको इस तरह की समस्या का सामना। नेक्स्ट है पोषक तत्वों की कमी। वो जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में था उस समय उसकी माता को पोषक तत्वों की कमी रही, जिसके कारण उस बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाया, जिससे कि उसको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो जिससे कि समस्या उसको परेशान करती है। नेक्स्ट है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ऐसे बच्चे आत्म केंद्रित रहते हैं, सामाजिक संपर्क उनका नहीं हो पाता, नहीं कर पाते, और लोगों के साथ मेल जोल नहीं रख पाते, अकेला ही रहना पसंद करते हैं। ये समस्या बचपन से लेकर बड़ा होने तक बनी रहती है उनमें। ये विकार ज़्यादातर लड़कियों में ही पाया जाता है। जैसे मैंने बताया था ना कि पहले ADHD लड़कों में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ASD लड़कियों में ज़्यादा देखने को मिलता है कि ये ज़्यादा मेल जोल रखना ज़्यादा पसंद नहीं करती, आत्म केंद्रित रहती हैं। तो ये विकार 3 क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभावित करता है। सामाजिक संपर्क नहीं स्थापित कर पाते लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाते, अपनी रुचियों को वो दूसरों के सामने जाहिर नहीं कर पाते, डर की भावना उनके दिमाग में बैठी रहती है। और इसके कारण क्या है? कारण वही है कि जेनेटिक, सभी में आप देखेगा कि जेनेटिक रीजन सभी में है। ओवर यूज ऑफ मेडिसिन्स यानी दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल, वैक्सीनेशन जो टीकाकरण होता है वो टीकाकरण नहीं करवाने के कारण भी होता है, और इसके बाद मेलन्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी यानी जन्म के समय इस तरह की समस्याएं आती है, तो उस बच्चे को भी इस डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद है इन्वायरमेंटल रिलेटेड, वातावरणीय कारण। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऐसा वातावरण जहाँ पर बहुत पोल्यूशन है, आवाज़ें हैं तरह तरह का, तो उसको भी वातावरणीय कारण से ये समस्या हो सकती है। इसके बाद फैमिली डिस्प्यूटिव इन्वायरमेंट, ऐसा फैमिली इन्वायरमेंट जहाँ पर आपस में कलह का वातावरण हो, वहाँ पर भी बच्चे की ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लैक ऑफ केयर एंड कंसर्न फ्रॉम अदर्स यानी उसकी को अनदेखा करना, लोग बाग उससे सहयोग नहीं करेंगे, उसको तिरस्कार की नज़र से देखेंगे, तो उसको भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है ऑपोजिशनल डिपेंडेंट डिसऑर्डर ODD में विरोधात्मक व्यवहार देखने को मिलता है। हमेशा वो क्रोधित रहते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लेते हैं, और भी उनको नकारात्मक सोच वाले बच्चे होते हैं, उनका व्यवहार झगड़ालू, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लेना, ये सब समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। अब इसमें देखिए कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल ये प्रॉब्लम उसको आती हैं। तो अब इसके कोजेज में जाएंगे। बायोलॉजिकल जेनेटिक फैक्टर्स, मैंने जैसे पहले बताया कि जेनेटिक फैक्टर तो सभी में है, फिजिकल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, ये फैक्टर्स हैं जो इसको
इस प्रॉब्लम को, ओडीडी की समस्या को बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो इसके कारण हमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब इसका उपचार क्या है? तो सबसे पहले उपचार है इसका काउंसलिंग। अगर बच्चे की या उस व्यक्ति की सही काउंसलिंग की जाए तो उसको इस समस्या से हम बचा सकते हैं। दूसरा है सामाजिक कौशल। कुछ ऐसे उसको ट्रेनिंग दी जाए, सिखाया जाए, जिससे कि वो अपना समय उन चीज़ों में, बनाने में, करने में कर सके, जिससे कि उसका ध्यान इधर उधर की बातों में ना लगे और वो अपना काम करने में व्यस्त हो जाए, जिससे कि उसको अच्छा फील हो। नेक्स्ट है ओसीडी, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में व्यक्ति मनोग्रस्त बाध्यता विकार, यह विकार चिंताग्रस्त मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। इसमें व्यक्ति डरा हुआ रहता है, वस्तुओं के बारे में बार बार सोचता है, वो डाउटफुल रहता है कि ये कार्य मैंने किया या नहीं किया। अब जैसे घर का ताला बंद किया या नहीं किया, गैस चालू तो नहीं रह गई, पंखा चलता तो नहीं रह गया। तो इस तरह का व्यक्ति अंधविश्वासी होता है। वो अपने ऊपर, अपने किए गए कार्यों के ऊपर भरोसा नहीं करता। वो फिर दोबारा से देख के आता है, सफाई की या नहीं की, बार बार सफाई करेगा, बार बार हाथों को धोएगा। ये सब समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है। अब इसके कोजेज में हम जाएंगे। हेरिडिटी, आप देख रहे हैं हेरिडिटी सभी के लिए हम कहेंगे रिस्पॉन्सिबल है। न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट्स, नर्व संबंधी समस्याएं हैं। इन्फेक्शन एलिमेंट, इन्वायरमेंट रिलेटेड। अब मैं यहाँ इन्वायरमेंट रिलेटेड बताना चाहूँगा आपको कि अगर कुछ पर्यावरणीय कारक जो होते हैं उसमें व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है अचानक से, जिसके कारण वो इस तरह का व्यवहार करने लगता है। जैसे स्कूल संबंधित समस्या, जैसे कोई बच्चा स्कूल चेंज कर लेता है तो उसको इस तरह की समस्या आती है कि नया स्कूल एडजस्ट नहीं हो पाता, तो बच्चा इस तरह का व्यवहार करने लगता है। किसी व्यक्ति की नई शादी हुई है तो वो इस तरह की व्यवहार करता है। नई जॉब लगना, नए जिम्मेदारियों का पड़ना, अचानक से पहले तो फ्री थे, माता पिता जिम्मेदारी उठाते थे, अचानक से पिताजी की कहीं ट्रांसफ़र हो गई तो बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास हो गया या मदर को हो गया, तो उन लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब इसका हम कहेंगे ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले काउंसलिंग, उस व्यक्ति की, उस बच्चे की काउंसलिंग की जाए, जिससे कि उसको जो भी समस्या आ रही है तो एक अच्छे काउंसलर से उसकी काउंसलिंग करी जाए और कुछ जो मेडिसिन वगैरह जो वो काउंसलर बताता है, सजेस्ट करता है, उन दवाओं की हेल्प लें तो इस तरह की समस्या से व्यक्ति को छुटकारा मिल सकता है। तो आज के लिए यही है, इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।